हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे जनन स्वास्थ्य के बारे में। अर्थात कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जनन स्वास्थ्य हमारे लिए कैसे जरूरी है, जनन की क्रिया हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन जनन स्वास्थ्य फिर ध्यान रखना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है, क्यों इतनी अधिक जनसंख्या, इतना ज्यादा प्रदूषण, इतनी ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है, इनके पीछे कौन जिम्मेवार है और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनके बारे में कितना ज्यादा सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का मापदंड कैसे हो सकता है, सरकार इसके बारे में क्या कदम उठा रही है और हमें इसमें क्या करना चाहिए, जिनमें हमने आपको लगभग 8-9 तरीके बताए थे जिनके आधार पे से हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। जिनमें हम आपको बताया था कि बच्चों को हमें क्या करनी चाहिए, यौन शिक्षा देनी चाहिए। अपने परिवार में बच्चे का एज अगर 12-13 साल से ज्यादा हो जाता है तो हमें उस कंडीशन में बच्चे को नॉर्मल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में उससे हमें देनी चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज उनके पास होगा तो बेसिक सी बात है, गलतियां कम होगी। चलिए अब बिना लेट के हुए जानेंगे हम लोग। उसमें जान रहे थे कुछ विधियां हमने चर्चा किया था, जिनमें प्राकृतिक विधि एक हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम जनन की क्रिया को रोक सकते हैं, यानी किस रूप में हम जनन की क्रिया होने से अनचाहे गर्भ धारण से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी रूप में अगर जनन की क्रिया, मान लीजिए कि बच्चा जन्म लिया और बच्चे के जन्म के क्या हो गया कि 1 साल के अंदर आपने फिर से मतलब कि बच्चा दूसरा प्लांट ना हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कैसे रोक सकते हैं। जनरली ये बातें बिल्कुल श्योर है कि अगर माँ प्रॉपर रूप से बच्चे को अगर स्तनपान कराती है, अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे को स्तनपान कराए और प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे, तो कंफर्म है कि अगले 4 से 6 मंथ तक वह माँ नहीं बन पाएगी, अर्थात कि फिर से मतलब कि निषेचन की क्रिया नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली उसे नेचुरल वे से क्या हो जाएगा कि गैप मिलेगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि आपका आजकल की जो औरतें होती है अपने बच्चे को दूध पिलाना भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा चेंजेस को दो तक समझती है। वो समझती है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फिगर में क्या हो जाएंगे, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में दोनों आदमी को प्रॉब्लम होगा। माँ दूध नहीं पिलाएंगी तो उनके शरीर में गांठें बनेंगी, स्तन गांठ बनेगा, और आपका क्या होगा क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, इसके वजह से स्टोर होगा और स्टोर की वजह से क्या होगी, आपकी नई समस्या उत्पन्न होगी। बच्चा स्तनपान नहीं करेगा तो कंफर्म है कि उनके बॉडी के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल या जितना पोषक तत्व बॉडी को चाहिए होगा उतना पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो कंफर्म है कि बच्चा भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, मेंटली और बॉडीली यानी फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं कि ओवरऑल सबसे बड़ी चीजें होती है कि प्राकृतिक चीजों का हमें क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। जिनमें मैंने पहली विधि आपको चर्चा की थी, प्राकृतिक विधि, जिनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, निषेचन को रोक सकते हैं। तो उनमें क्या बताया था कि जब भी हम लैंगिक संबंध बनाएंगे तो उस कंडीशन में जिस समय हमारे बॉडी से, हमारे लिंग से वीर्य का स्राव होना शुरू होगा, उनसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लिंग को योनि से बाहर निकाल लेंगे, ताकि क्या होगा कि जो वीर्य योनि के अंदर जाना चाहिए वो शरीर के बाहर निकल गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुक्राणु तो गया नहीं, अंडाणु भले वहां पे वेट कर रहा है, लेकिन शुक्राणु जब जाएगा तब तो उनके बीच में संकलन की क्रिया होगी, युग्मनज तैयार होगा। लेकिन हमने क्या कर लिया, उनके बॉडी के अंदर जाने से पहले हमने शुक्राणु को क्या कर लिया, बाहर ही निकाल दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से बिना किसी अन्य दवा की या किसी अन्य स्रोत से हम निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। इसलिए इन क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि। अब दूसरी विधि की चर्चा करेंगे हम लोग, और वो विधि होती है हार्मोनल विधि। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी होती है, हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि। अब हार्मोनल विधि क्या होता है, हार्मोनल विधि में दरअसल क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं हार्मोन को। टारगेट किसे करते हैं, तो हार्मोन्स को, हार्मोन्स को टारगेट करते हैं कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकल रहा है
प्रोजेस्टेरोन, और जो आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकल रहा है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, सिक्रेशन को हम बाधित कर दे। ये जब आपका प्रोजेस्टेरोन आपका नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, तो कंफर्म है क्या होंगे कि यहाँ पे एग रिलीज नहीं होगा, और एग रिलीज नहीं होगा तो वहां पे ऐसा नहीं कि युग्मक जनन नहीं होगा, युग्मक जनन होगा, लेकिन यह एग जो होगा अंडवाहिनी तक नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा, अंडवाहिनी में नहीं आएगा, और अंडवाहिनी में अगर नहीं आता है तो बाहर से शुक्राणु यहाँ पर आकर इंतजार करे, कितना भी आकर सर रख रहे, तो निषेचन की क्रिया क्या होगी, नहीं होगी। तो यह क्या हो गया कि आपका टारगेट किसे करते हैं, हार्मोन्स को टारगेट करके जिस विधि का इस्तेमाल करते निषेचन को रोकने के लिए, उस विधि को हम क्या कहेंगे, हार्मोनल विधि कहेंगे। तो हार्मोनल विधि में क्या होता है, कुछ दवाएं होती है, ठीक है। उन दवाओं में कौन आता है, जैसे आपने सुना होगा मालाडी, क्या नाम सुना होगा आप लोगों ने, मालाडी, माला एन, ठीक है। ये कुछ दवाएं होती है। ये दवाएं क्या होती है कि ये दवा जिस दिन से आपका एमसी शुरू होता है, देखिए इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे ये बाधित करेगा। क्या होता है कि जिस दिन फर्स्ट डे आपका एमसी आया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, उस फर्स्ट डे से लेना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट डे से लेना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और आपको टोटल 21 दिनों तक लेना है। कितना देर तक लेना है, 21 डेज तक लेना है। फिर 21 डेज देने के बाद 7 दिन का गैप देना है। कितने दिन का गैप देना है, 7 डेज का गैप देना है बीच में। 7 डेज का गैप इसलिए क्योंकि 21 दिन के बाद 7 दिन का आपका जो होगा अंडाणु पूरी परिपक्व अवस्था में होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको न निषेचन की क्रिया करनी है और ना ही ये दवा को लेना है। फिर 7 डेज के बाद क्या होगा, फिर आपका यहाँ से आपका क्या होगा, एमसी शुरू होगा, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, आप दवा लेना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि 7 दिन का गैप लेना है, 21 दिन तक लगातार इसे यूज करना है, और जब तक लेते रहेंगे हार्मोन्स प्रभावित होंगे, और उस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो कंफर्म है कि आप मां नहीं बन पाएंगे। तो यह एक सुरक्षित तरीका है, और यह धड़ल्ले से मार्केट में अवेलेबल भी है। माला डी, माला एन, अलग अलग रूप में नाम जाने जाते हैं, और ये आप किसी भी मार्केट में जाइएगा तो ये अवेलेबल आपको मिलेगा। इसका इस्तेमाल, और जनरली क्या होता है कि इनका साइड इफेक्ट भी बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि आप यूज कर लिया तो बॉडी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी मतलब कोई भी आप केमिकल वाला चीज अगर आइटम्स लेते हैं बॉडी के अंदर, तो उसका साइड इफेक्ट तो है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आपको क्या हो, इमीडिएटली कोई बड़े इशू का सामना करना पड़े, या लॉन्ग टर्म कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर होने जा रही है। ऐसा कोई इशू अभी तक के रिसर्च में नहीं मिला है। इस वजह से ये जनरली प्रिस्क्राइब किए जाने वाला पहला सबसे बेहतरीन आपका मॉडल है। इसके बाद क्या है, मालाडी, मालायन, तो ये तो खाना है लेडीज को, ठीक है। इसके अलावा एक और, ये तो डेली खाना है 21 दिन तक, लेकिन इसी में से थोड़ा सा क्या होता है कि इसी में अब क्या होता है कि 21 दिन तक कंटिन्यू खाना है, तो थोड़ा सा बीच बीच में कभी गैप आ जाती है। अब गैप आने की वजह से क्या होती है कि चांसेस बन जाती है कि बेचारे जो आपका कौन है, शुक्राणु जो पहुंच रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोने से किसी अंडाणु से मुलाकात हो जाए, ठीक है। और अंडाणु से जब मुलाकात होगी तो निषेचन होगा, और निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा, फिर बच्चा बनना एकदम लाजमी सी बात है। तो कंडीशन क्या है कि उस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, और क्या कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन की वजह से इशू के लिए क्रिएट हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए इसी का एक अपडेटेड वर्जन आता है सहेली। एक और दवा का नाम है जिसका नाम है सहेली। माला डी का ही अपडेटेड वर्जन है। तो ये क्या है कि आपको वीकली यूज करना है। कब यूज करना है, वीकली, मतलब कि एक बार आपने खा लिया तो 1 हफ्ते तक आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। 1 हफ्ते तक खा लिया तो ये हार्मोन्स को अगले 1 हफ्ते तक कंट्रोल करेगा। तो समझ सकते हैं कि इनसे थोड़ा सा क्या हो गया, बेहतरीन और हो गया, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म में यूज होता है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा साइड इफेक्ट का इशू सहेली में मिलता है आपको। हालांकि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रिस्क्राइब करती है, इसलिए इसका ज्यादातर इशू कोई नहीं आता, ठीक है। आप जाइएगा किसी भी क्या कहते हैं आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, उन जगह पे आपको ये चीजें अवेलेबल मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हार्मोनल विधि था, पहला प्राकृतिक विधि था, दूसरा हार्मोनल विधि था। क्लियर हो गया होगा कि इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निषेचन को रोक सकते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो तीसरी विधि हम लोग जानेंगे यांत्रिक विधि। ये 2 क्लियर है।
ये सेकेंड नंबर था। अब तीसरी विधि जानिए। तीसरी विधि आपकी यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि का मतलब क्या होगा, इसमें मशीनिज्म लगाएंगे आप। इसमें क्या करेंगे, अलग से हम कोई मशीनरी चीज यूज करेंगे। मशीनरी चीज क्या करेंगे हम, मशीनरी आइटम्स हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। और मशीनरी आइटम यूज करके हम क्या करेंगे कि निषेचन की क्रिया को रोकेंगे। निषेचन को क्या करना है, हमें रोकना है, लेकिन मशीनरी आइटम यूज करके। तो मशीनरी आइटम यूज करना है तो कंफर्म है कि मशीनरी आइटम आपका दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, मेल भी यूज कर सकता है, फीमेल भी यूज कर सकता है। ठीक है, क्या होता है कि मेल जब यूज करेगा तो उसे हम लोग कंडोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कंडोम। कंडोम वास्तव में क्या होता है कि एक पतली वसा युक्त आपके लेयर से एक चदरे की तरह आपका बना हुआ बिल्कुल पतला लेयर वाला एक प्रकार का आपका क्या होता है, बैग होता है, छोटा सा पतला बैग होता है, जो क्या करता है प्रॉपर रूप से शीशन के ऊपर लगा दिया जाता है। शीशन के ऊपर लगा दिया जाता है तो शीशन के ऊपर कवर्ड हो गया। तो कंफर्म है कि ऊपर से जब भी आपका शुक्राणु निकलेगा तो शुक्राणु निकलेगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो योनि में नहीं जा पाएगा क्योंकि शीशन का आपका टॉप लेयर क्या पूरी तरह से कवर्ड है। तो निकलेगा तो क्या होगा, इसी हिस्से में आपका इकट्ठा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इनसे बेनिफिट क्या होता है कि यह बिल्कुल पतला होता है, जिससे आपको ज्यादा आपका इशू नहीं होता है, ज्यादा किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। और इजिली आप क्या कर पाते हैं कि इजिली तरीके से आपको क्या कहते हैं इसको लगाने से आप क्या कर सकते हैं, निषेचन की क्रिया को आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यह जब किसी तरह से ऊपर से कोई कवर लगाते हैं तो कंफर्म है कि कोई ना कोई आपका वेन जो होगा उस दबेगा। और जब वेन दबेगा तो जो फीलिंग, जो उत्तेजना आपके बॉडी के अंदर या आपके शीशन के अंदर जो जिस तरह से कड़ापन या जिस तरह से आपका नॉर्मल कंडीशन में प्राकृतिक रूप में जो डेवलपमेंट होगा उस पार्ट में, वह क्या होगा, नहीं हो पाता, जिनके वजह से इंजॉयमेंट में थोड़ी सी फीलिंग लो हो जाती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में यह यूजफुल होता है। तो ये कंडीशन है मेल के लिए। दूसरा कंडीशन होता है फीमेल के लिए। तब फीमेल वाले कंडीशन में क्या होता है कि इनके ऊपर आप डायफ्राम लगा लीजिए। क्या यूज कर लीजिए, डायफ्राम कर लीजिए, या फिर आप ग्रीवा लगा दीजिए। मतलब क्या कि इनके अंदर क्या होता है, एक पतला सा चादर की तरह आपका होता है, जो योनि से लेकर गर्भाशय की दीवार तक हम क्या करते हैं, आपका जो जितने भी आपका थोड़ा सा एक्सपर्ट आपके क्या होते हैं, जो नर्स होते हैं, वह मतलब कि आपका स्ट्रेचेज की सहायता से क्या करते हैं कि डायफ्राम को योनि के बाहरी हिस्से से लेकर ग्रीवा तक के लेयर को क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं। तो कवर्ड करने के लिए जो आपका लेयर आता है वह डायफ्राम या ग्रीवा होता है। तो उसे आपको लगा देने से क्या होता है कि आपका नॉर्मल कंडीशन में आपका सेक्स तो होगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो उसके अंदर निकलना चाहिए, उनके अंदर मतलब कि जो अंडाणु निकल के आएंगे और इधर से शुक्राणु जाएंगे, उनका मिलन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपका क्या होगा कि निषेचन की क्रिया बाधित हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन थे। आपका तीसरा कंडीशन था आपका यांत्रिक विधि। तो इस रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो विधि हो गया। तीसरा कंडीशन हम लोग जानेंगे क्या, रासायनिक विधि। ठीक है, रासायनिक विधि में क्या करते हैं, तो ये तीन विधि हो गया। चौथी विधि देखते हैं हम लोग यहाँ पे, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, अब रासायनिक विधि में क्या होगा कि रासायनिक विधि में क्या होता है कि कुछ आपके केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये केमिकल का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, योनि के पास। योनि के पास किया जाएगा। अब क्या होगा कि निषेचन की क्रिया, तो नॉर्मल आपका निषेचन के लिए स्पर्म पहुंचेंगे और उधर से आपका कौन पहुंचेगा, अंडाणु भी पहुंचेगा निषेचन के लिए एक भी। लेकिन क्या होगा कि यह जो आपका केमिकल है, केमिकल क्या करेगा, स्पर्म को निष्क्रिय कर देगा। स्पर्म को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। अब निष्क्रिय करने के बाद क्या होगा, स्पर्म आपका एक से मिलने के बावजूद भी इनके बीच क्या होगा, किसी भी तरह से क्रियाएं, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएंगी, या किसी भी रूप में स्पर्म को मार देता है। सीधे शब्दों में कहे तो क्या होता है कि निषेचन को यह मार देता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रॉब्लम ये होगा कि इनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये चौथी विधि थी, यानी कि रासायनिक विधि, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं,
जिनके द्वारा हम निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सभी को यहाँ तक क्लियर है? अगर ये चारों विधि क्लियर हो गया तब हम लोग चर्चा करेंगे पांचवी विधि के बारे में। ठीक है, पांचवी विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सभी वैसे ऑप्शन है जिनसे आपको क्या करना है, निषेचन को आपको रोकना है। निषेचन रोकने का सेंस एक ही है कि आप क्या करेंगे कि जनसंख्या जो दिन दुगुना और रात चौगुना प्रगति कर रहा है, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से आपको क्या होंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा क्या, ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आने वाली लाइफ के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये विधियां हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना है। ये क्या होगा कि आप एक नए जनरेशन का आगाज कर रहे हैं। अगर आप इनकी नॉलेज रखते हैं तो अगला जनरेशन, आने वाला जनरेशन क्या होगा, इससे प्रभावित होगा, और आप इन चीजों का उपयोग करके हमारे देश या फिर दुनिया की स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवी विधि के बारे में हम लोग बात करेंगे, और पांचवी जो विधि हमारी है वह सर्जिकल विधि है। कौन सी विधि है? सर्जिकल। अब सर्जिकल विधि के अंदर क्या होगा कि हमें सर्जिकल करना, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें कि सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जिकल का मतलब होगा कि हमें सर्जरी करना पड़ेगा, और सर्जरी करने का मतलब क्या होगा कि आपको किसी भी तरह से एक ऑपरेशनल केस बनेगा। अब सर्जरी करने का केस भी दोनों तरीके में आएगा, मेल के अंदर भी होगा और फीमेल के अंदर भी होगा। तो हम मेल के अंदर जब करते हैं तो इससे हम लोग कहते हैं पुरुष नसबंदी। क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। और जनरली हम अगर महिला के अंदर करें तो इसे क्या कहते हैं? महिला नसबंदी। महिला नसबंदी, ये दोनों केस है, पुरुष नसबंदी का केस और महिला नसबंदी का केस। दरअसल क्या किया जाता है कि पुरुष नसबंदी, इसका मतलब ध्यान समझिएगा, नस को बंद कर देना। नस को बंद कर देना। नस बंद करने का मतलब क्या हो गया कि इनकी नस जिनसे आपका शुक्राणु निकलती है, वो कौन सा नस है आपका? शुक्राशय वाला नस है। कौन सा है? शुक्राशय वाला नस, जिनसे क्या निकलती है? स्पर्म निकलते हैं। अब हमें क्या करना है कि शुक्राणु वाले नस को, हमें शुक्राशय वाले नस को हमें क्या करना है? काट देना है, और काटने के बाद यहीं पे क्या करना है? इसे बांध देना है। तो शुक्राणु तो निकलेंगे लेकिन शुक्राशय से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब शुक्राशय से शुक्राणु ही बाहर नहीं आएगा तो कंफर्म है कि आपका कितने भी तरीके से आपका संपर्क में जाने की कोशिश करें, लेकिन निषेचन की क्रिया कंफर्म है कि उनके बॉडी के अंदर नहीं होने जा रही है। तो ये केस होता है। दूसरा केस महिला नसबंदी के अंदर क्या होगा कि महिला नसबंदी के अंदर इनके अंदर भी नस को बंद करना है। तो नस को कौन बंद करेगा? कौन सा नस है आपका? तो इनके अंदर आपका क्या होता है कि अंडाणु कहां से रिलीज होते हैं? तो अंडाशय से अंडाणु रिलीज होते हैं। अंडाशय से अंडाणु रिलीज होते हैं और ये कहां पहुंचते हैं? अंडवाहिनी में, जहां पे निषेचन की क्रिया होती है। तो अंडवाहिनी वाले को क्या करना है? क्रॉस करना है, काट देना है, और काटने के बाद क्या करना है? इसको अच्छे तरह से बांध देना है पूरी तरह से, जिनके वजह से अंडाणु जो निकलते हैं एग, वह इनसे बाहर फेलोपियन ट्यूब में आकर नहीं मिलने जा रहा। तो इस कंडीशन में दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अब ये दोनों कंडीशन एक ही बार में करने की जरूरत नहीं है। अगर मेल का हो गया तो फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर फीमेल का हो गया तो मेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरह से यांत्रिक विधि में ध्यान रखिएगा कि यह दोनों कंडीशन को यूज करने की चीज नहीं है, एक ही दोनों में से कोई यूज करेगा। जैसे डायफ्राम का यूज हो गया तो आपको फिर कंडोम लगा के किसी भी तरह से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने कंडोम लगा लिया अगर मेल ने, तो फिर आपको डायफ्राम या ग्रीवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार सर्जिकल विधि के अंदर अगर पुरुष ने नसबंदी करा ली तो महिला नसबंदी कराने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर महिला नसबंदी कराती है तो फिर पुरुष नसबंदी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे शब्दों में कहा है कि नसबंदी का क्या होगा कि सिर्फ एक ही तरीका होगा कि मेल करे तो फीमेल की आवश्यकता नहीं, फीमेल करे तो फिर मेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सर्जिकल विधि में ये होगा कि सर्जरी करके हम क्या करेंगे? नसों को काटेंगे, जिनके वजह से क्या होगा कि जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन है, उन मिलन को हम क्या कर लेंगे? आपका बाधित कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि ये एक विधि जाना,
अब इसी में एक और विधि आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कि यह विधि आपका क्या होता है। चलिए क्लियर हो गया आपको सर्जिकल विधि। अब जानेंगे हम लोग छठी विधि के बारे में, ठीक है। अब क्या जानेंगे हम लोग, छठी विधि के बारे में। ये विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इनका उपयोग आपको करना है। जनरली क्या होता है कि आप अपने गांव घरों में देखेंगे 90% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको इन सारी चीजों की खबर नहीं होती है, या जिन्हें जानकारी होती भी है, इन मामले में बात करना सबसे बड़ी समस्या समझते हैं कि अगर ये वर्ड हो गया गलती से मुंह से किसी भी रूप में, अर्थात लैंगिक संबंध की बात किसी ने कर लिया, सेक्स संबंधी अगर किसी ने अगर वर्ड निकल गए मुंह से, तो इस तरह से अचंभित होकर देखते हैं जैसे मानो कितना बड़ा उसने पाप कर दिया, जबकि यह हमारे आपके हर किसी की जानकारी की चीज है। फिर भी इस वर्ड से लोग डरते हैं जैसे कि यह वर्ड उनके लिए बहुत बड़ी एक गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया। यह गलत शब्द नहीं, बल्कि आज के समय के लिए हर किसी को इन बारे में अवगत होना अनिवार्य चीज है, ठीक है। तो ये आपकी पांचवी विधि। अब छठी विधि जान लेते हैं, और छठी विधि जानना है आपको एमटीपी के बारे में। एमटीपी, ठीक है, एमटीपी के बारे में जानना है। तो एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या कह सकते हैं कि आपका चिकित्सीय समापन कह सकते हैं, गर्भ का चिकित्सीय समापन हिंदी में कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब गर्भ का चिकित्सीय समापन का मतलब क्या समझते हैं आप, ठीक है। गर्भ का चिकित्सीय समापन का मतलब होता है कि आपका अनचाहे गर्भधारण हो गया। अनचाहे गर्भधारण का मतलब क्या, मान लीजिए कि एक दंपति है, मेल और फीमेल, मतलब कि हस्बैंड वाइफ है दोनों, इनका पहला बच्चा जन्म लिया मान लीजिए कि जनवरी 2022 में, ठीक है, जनवरी 2022 में। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। दिसंबर 2022 में बच्चा जन्म ले लिया, फर्स्ट बच्चा है, कोई इशू नहीं है, बड़ी खुशी, बड़ी खुशहाली, बड़ी मिठाइयां बट रही है ना जी, पहला बच्चा हुआ दिसंबर 2022 में हो गया। लेकिन क्या हो गया कि ये लोग थोड़ा सा क्या केयरलेस है। अक्सर जो होते हैं हमारे समाज में, एक तरह से क्या होता है कि आपका लैंगिक संबंध बनाना एक तरह से शौक भी बन जाता है। जनरली ये केसेस बन जाते हैं जेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए ये थोड़ा सा शौक बन जाता है, ठीक है। लेकिन शौक है, बहुत अच्छी चीज है, शौक रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरीका होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये केयरलेस है, और केयरलेस आपका दिसंबर में हुआ, और ये क्या कर लिया बेचारे, केयरलेस होने की वजह से मार्च में क्या हो गया, फिर से एक बेबी प्लांट हो गया, ठीक है। मार्च से अप्रैल मंथ में आपका क्या हो गया कि फिर से एक बेबी प्लांट हो गया। बेचारे आपका एक मंथ तक आपका लगभग 28 दिन तक तो उसे समझ में नहीं आया, लेडीज को, फीमेल को, कि भाई हमें क्या हो गया है कि बेबी हमारे बॉडी के अंदर प्लांट है। अब क्या हो गया कि एक मंथ बाद, ये मई का मंथ जब आया, तो मई के मंथ में आपको उसे थोड़ा सा फीलिंग होने लगा कि शायद आपका गर्भधारण हो चुका है, बेबी आपका बिल्कुल छोटा है, 3 मंथ का बच्चा है आपके पास। अब क्या हो गया कि बेबी प्लांट हो गया। अब इस कंडीशन में आप क्या सोचेंगे कि अब क्या करें कि अगर बच्चे को अगर रखते हैं तो कंफर्म है कि 3 मंथ में, अगर मतलब कि मार्च अप्रैल में अगर टारगेट हो गया है तो कंफर्म है कि 9 मंथ बाद आएगा ये, यानी कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा ये। फिर तो नवंबर दिसंबर में होने का मतलब है कि बच्चा 1 साल के होगा, यानी 1 साल के गैप पे बच्चा काफी ज्यादा छोटा होगा। तो उस कंडीशन में आपका दिमाग खुलता है कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या किए कि फिर 1-2 मंथ आपने निकाल दिया सोचने में कि फिर ये बच्चे को कराना है नहीं कराना है। पहली लड़की हुई थी, ये लड़का हो गया तो क्या होगा, अच्छा होगा। बहुत आपने क्या कर दिया, 2-3 मंथ तो आपने ऐसे ही निकाल दिया। आप पहुंच गए कहां पे, जुलाई अगस्त में। कहां पहुंच गए,
जुलाई अगस्त में, तब तक बच्चा आपका क्या हो गया, मार्च से शुरू हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, लगभग 4 से 5 मंथ का हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपका माइंड सेटअप चल रहा है, नहीं भाई अब तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि बेबी को क्या करना चाहिए, ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, बच्चे को हमें गिरा देना चाहिए। ये सिंपल सी केसेस है। 4-5 मंथ बीत गया, आपको बातचीत करते करते 1 मंथ और आपने निकाल दिया, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रिया का मतलब बातचीत होते होते कि भाई बेबी चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह का नोक जोक होते होते 1 मंथ और निकाल दिया, 6 मंथ आपका पार कर गया। अब आपने लास्ट फाइनल पोजीशन पे पहुंचे कि हमें क्या करना है भाई, गर्भपात करा देना है। उस कंडीशन में जब आप गर्भपात कराने जाते हैं तो फायदा होने की बजाय घाटा हो जाता है, बेबी के साथ साथ बच्चे की मां को भी खतरा हो जाता है। तो ये कंडीशन हमें जानना पड़ेगा कि अगर हमने कोई गलती करी, हमने अगर सावधानी नहीं रखी, बेबी प्लांट अगर हो भी गया तो उसका कब तक हम उसे एमटीपी कर सकते हैं, कब तक उस गर्भ को हम अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है कि मैक्सिमम 4 से 5 मंथ में हमें क्या करना है कि उस बच्चे को जो हमारे बॉडी के अंदर गर्भ के अंदर है, मैक्सिमम 4 से 5 मंथ में हमें क्या करना है, आउट कर देना। अगर बच्चा अगर 6 मंथ तक हमारे बॉडी के अंदर रह गया, अगर कोई बेबी अगर 6 मंथ तक बेबी के बॉडी के अंदर प्लांट कर लिया, तो हमने बताया था कि 6 मंथ में लगभग बॉडी के सारे स्ट्रक्चर एक बच्चे के निकल जाते हैं, यहाँ तक कि कोमल कोमल बॉडी के अंदर रोए और बाल भी निकलने शुरू हो जाते हैं 6 मंथ में। तो कंफर्म है कि बॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है, तो एक बेबी एक पूरी शरीर बन जाती है। तो उस कंडीशन में अगर किसी भी तरह से एमटीपी करते हैं, यानी कि गर्भ से बच्चे को निकालते हैं, तब आपके लिए क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि 6 मंथ से पहले हम गर्भ को क्या करेंगे, बाहर अगर निकाल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले कुछ दिन पहले तक आपका ये एमटीपी का जो प्रॉब्लम था, यानी बच्चे को गिराना जो था, वह कानूनन अपराध था, लेकिन अब कानूनन मान्य है, आप बच्चे को गिरा सकते हैं, यह कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा। पहले कुछ दिन पहले तक यह कानूनी अपराध था, लेकिन अब यह कानूनी अपराध नहीं है, कानूनी अपराध नहीं है, आप अपने बच्चे को गिरा सकते हैं। लेकिन कानूनी अपराध एक पेज पर आज भी है कि आपने क्या किया, बच्चे का लिंग जांच कराया और देखा कि लड़का है या लड़की, लड़की देखा तो आपने क्या कर लिया, बच्चे को गिरा दिया, और लड़का रहा तो आपने बच्चे को नहीं गिराया, उसे कंटिन्यू कर दिया। तो यह आपका जांच कराना क्या है, कानूनी अपराध है। लेकिन बच्चे को गर्भ से गिराना यह कानूनी अपराध अब नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे 6 मंथ से पहले ही यह किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इससे पहले जो 5 विधियां बताई है, प्लीज प्लीज उन 5 विधियों में से किसी विधि का इस्तेमाल कीजिए, और किसी भी रूप में आप बच्चे को प्लांट ही न होने दें कि एक नवजात शिशु को आपको जान से मारने की आवश्यकता पड़े। एक बच्चा एक जीव जन्म ले रहा है, तो उस कंडीशन में उसे मारने से अच्छा है कि बच्चे को जन्म लेने से ही रोक दिया। अगर आपके माइंड सेटअप नहीं है, किसी भी तरह से प्लान अगर ऐसा नहीं किया है कि आप उसे को कंटिन्यू करना है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज उनमें से 5 विधि में से किसी विधि का इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चे को आपका फर्टिलाइजेशन होने से, निषेचन से पहले ही रोक दें, ठीक है। निषेचन के बाद ये आपका गिराने की यानी कि बेबी को मारने की जो प्रथा है, वो थोड़ा सा टफ कंडीशन हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर ऐसा करते भी है तो 6 मंथ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, आपका 6 मंथ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए एक बात कर लेते हैं कि एमटीपी, तो ये तो एक तरह से आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट है कि एक जीव को मारने की बात है, और मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं, ठीक है। लेकिन 7वां जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं सपोर्ट करता हूं, और वो है आपका एमिनियोसिंथेसिस। एमिनियोसिंथेसिस ये क्या है, दरअसल क्या है कि यह आपका एमटीपी का ही एक तरह का एक अलग रूप है। एमेंटिसिटेसिस जिस तरह से आपको कानूनन अपराध वाला चीज बन गया था, जिनके वजह से आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो एमेंटियोसिंथेसिस जो है ठीक इसका उल्टा है कि एक बच्चे को जिंदगी दे देगा। जिंदगी देने का मतलब क्या है, तो आपका क्या हो गया
कि इसमें एमिनियोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, जिस तरह से हमने क्या कर लिया, बच्चा प्लांट हो गया और उसके बाद हमने क्या कर लिया, बच्चे को हमने मार दिया, ये कंडीशन था। लेकिन एमिनियोसिंथेसिस मारता नहीं है बल्कि बच्चे की जान बचाता है। अब सोच रहे होंगे कि बच्चे का जान बचाने का क्या मतलब है, बच्चा जब गर्भ में है तो बेसिक सी बात है, जिंदा है, जन्म लेगा जिंदा रहेगा, आपका एक्सपेक्टेशन तो प्लस पॉइंट है। फिर हमें जिंदा करने का क्या मतलब बनता है, तो जिंदा करने का मतलब बनता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो अनुवांशिक बीमारियां होती है, जिनके वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होगी, कि बच्चे के अंदर जो आपका होगा जन्म से ही वो रोग होता है, जैसे वर्ण अंधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। तो ये जितनी समस्या होती है जन्म से ही होती है और ये आपके डीएनए में इशू आ गया है। जब ये प्रॉब्लम डीएनए के अंदर आ गया है तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या होगी। तो अब आप इसको रोक कैसे सकते हैं, आप इसे रोक कैसे सकते हैं, तो रोकने का सीधी सी बात है कि एमेंटियोसिंथेसिस क्या करता है कि बॉडी के अंदर जब बेबी प्लांट होता है तो उसी कंडीशन में ये आपके बॉडी के अंदर बेबी के जीन की जांच करता है और उनके जीन के स्ट्रक्चर को म्यूटेशन के द्वारा बंद करने, चेंज करने की कोशिश करता है, जिससे हम लोग आम भाषा में कहते हैं उत्परिवर्तन। म्यूटेशन के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जानिए कि डीएनए, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे अभी चैप्टर में। अगर हमारे साथ अगर इसने बुक पढ़ा अपने बायोलॉजी तो बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे आप जो आपने कभी सुना नहीं हो या सुना भी हो, उनके बारे में जानकारी आपने नहीं रखा हो। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से गोली मारने के बाद, किस तरह से कोई हत्या करने के बाद किस तरह से फिंगरप्रिंट की जांच होती है और उस फिंगरप्रिंट की वजह से व्यक्ति पकड़ा जाता है, किस तरह से फिंगरप्रिंट के कारण बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी का रूपरेखा हम तैयार कर सकते हैं, किस रूप में यह जांच की क्रिया होती है, इन सभी को बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाना हम लोग को म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन का मतलब क्या कि किस तरह से बच्चा जो होगा वह बच्चे के अंदर जो समस्या है उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। तो दरअसल डीएनए की जांच करेंगे और डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे और उनके अंदर नए क्वालिटी डेवलप करके म्यूटेट वर्जन में हम क्या करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे और वह जो प्राप्त होगी, वह जो चेंज करने की जो विधि होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, एमेंटियोसिस के नाम से जानेंगे, जिनके फलस्वरूप क्या होगा कि डीएनए के कारण, डीएनए के चेंजेस के कारण जो बच्चे के अंदर अनुवांशिक समस्या है, जो बच्चे के अंदर क्या है, अनुवांशिक समस्या है, उन समस्याओं को हम क्या कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं, यानी अनुवांशिक समस्याओं को हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ है अभी, नहीं तो डेवलप्ड होता तो जो आपका इंग्लैंड के महारानी और उनके महाराजा के ग्रुप में जो हीमोफीलिया की समस्या वंशानुगत चली आ रही है, वो हीमोफीलिया की प्रॉब्लम नहीं होती। हीमोफीलिया के कारण ही इंग्लैंड के अंदर क्या होते हैं कि राजा जो होते हैं वह हेड नहीं होते हैं, वहां की क्वीन, वहां की रानी हेड होती है। क्यों? क्योंकि वहां के राजा को हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है। हीमोफीलिया का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी कट जाए तो ब्लीडिंग इतना ज्यादा होगी कि आपकी उनसे मृत्यु तक हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर कोई राजा ही है और राजा को कोई अगर मान लीजिए कि मारना चाहे तो ब्लेड लगा देगा, इतना ज्यादा ब्लीडिंग होगी वो मर जाएगा। तो इस कंडीशन में वहां की राजा रानी को क्या किया जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाता है, क्योंकि वहां के जितने भी लड़के जन्म लेंगे उनको हीमोफीलिया होगा। और हीमोफीलिया सामान्य रूप से क्या होता है कि एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ और सिर्फ लड़के को होती है सामान्य रूप से, ठीक है। अब क्या होता है कि अब क्या, मान लीजिए कि राजा का बेटा हुआ, हीमोफीलिया उससे भी है। अब राजा, देश का बागडोर कौन संभालेगा, तो वह लड़के के अंदर हीमोफीलिया है, लेकिन जब वो किसी दूसरे लड़की से शादी करेगा तो उस लड़की को हीमोफीलिया तो नहीं होगा ना, तो आराम से शादी करेगा और वह जो लड़की शादी करके आएगी वह वहां की महारानी बनेगी और ये बिचारे जो होंगे वो क्या बनेंगे, वहां के राजा के रूप में आपका रहेंगे, मंत्री के रूप में, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो आपका रहेगा। क्लियर है? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम लोग आगे विधि आप लोग जानेंगे। यहाँ तक हम लोग ने क्या कर लिया कि अभी ये विधियां जानी जिनके वजह से हम क्या कर सकते हैं कि निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं और किस रूप में हम क्या कर सकते हैं जी, देश की समस्याओं में अपनी भागीदारिता निभा सकते हैं।
अब हम लोग कल जानेंगे यौन संचरित रोग के बारे में, अर्थात किसके बारे में जानेंगे हम लोग, एसटीडी के बारे में जानेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कि किस रूप में आपका कि सेक्स करने से या किस रूप में लैंगिक संबंध बनाने से कोई रोग फैलते। जैसे आपने सुना होगा गोनोरिया, सिफिलिस, आपने सुना होगा कि किसी भी तरह से लिंग का फूल जाना, किसी भी रूप में आपने सुना होगा कि मतलब आवश्यकता से अधिक खुजली होना, कुछ आपका दांत की कंडीशन हो जाना, बहुत सारे ऐसे रोग है, कृमि के कारण समस्या होना, वायरस के कारण समस्या होना, HIV एड्स होना, इस तरह की जितनी भी समस्याएं होती है इनकी जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।